अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप? मेरा गला इस वक्त काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज मैं इतना पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी सारी क्लासेस ऑफ कर दी हैं आगे से, बट आई वाज अबाउट टू ऑफ टुडेज क्लास। बट मुझे था कि अगर मैंने रेगुलर बच्चों को रिकॉर्डिंग्स दे देनी थी, बट ये फ्री वाले बच्चों का नुकसान हो जाना था। एज पर द कमिटमेंट, मैंने जो आपसे पहले दिन ही कमिटमेंट की थी कि सारा कुछ पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर कोई ऐसी चीज जो मैंने इनरोल्ड बच्चों को करवाई हो और फ्री वाले बच्चों को ना करवाई हो, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। सो डैट्स पे थोड़ा पढ़ूंगा बिकॉज मेरा गला इस वक्त ना बिल्कुल डेड एंड के ऊपर है। शदीद दर्द हो रही है मेरे गले में कि मैं बोल नहीं सकता इस वक्त। बट स्टिल हम इसको लेके चलेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे एनरोल्ड हैं, मतलब जिन्होंने बाकायदा अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो स्पेंड किया हुआ है, फिर आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? मैथ्स के तो इतने बच्चे हैं, बीच में टेस्ट स्कोर सिर्फ 10-11 बच्चों ने दिया हुआ। ना करें अपने साथ जुल्म, ना करें। थोड़ा सा रेगुलर हो जाए। वैसे भी आज आई गेस 17 तारीख हो गई है, लेकिन आप लोगों में से मेजोरिटी लोगों की अभी तक सीरियसनेस जो है वो डेवलप नहीं हुई। सेल्स टैक्स हमारा खत्म होने वाला है, अवामन नास को पता नहीं है। एनीवेज, स्टिल सेल्स टैक्स के बाद ही हमारे पास सफिशिएंट एरिया होगा कि हम इनकम टैक्स में जाके जान जो है वो मार सकते हैं। यार हारिस, अगर तो टेस्ट देने वाला बनेगा ना, मैं कसम से तेरे लिए ना पूरा पोर्टल हिला दूंगा, तू देने वाला बन। अगर तेरे से एक दिन में टेस्ट नहीं होता, मैं स्पेशली कहता हूँ टेस्ट वालों को, टेस्ट का इस वक्त जो एडमिन मैनेजर है वो दानियाल है। मैं दानियाल को खुद कहता हूँ कि ये हारिस अगर तुझे 3 दिन में भी टेस्ट देगा ना, इसका टेस्ट अकोमोडेट कर ले। और कुछ, अगर तूने फिर भी टेस्ट ना दिया तो फिर क्या करेंगे? फिर तेरे साथ वही हाल होगा जो शहबाज गिल के साथ हाल हुआ था। ठीक है? दुनिया शहबाज गिल को भूल जाएगी। कि अगर आपने जस्ट रिकॉर्डिंग्स वगैरह लेनी है, मैनेजमेंट से बात कर लें। आप उन्हें बताएं कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स वगैरह चाहिए, मैनेजमेंट इज सो काइंड कि वो आपको अकोमोडेट कर लेगी। ये चीज वैसे ना पूछा करें, वो तो बताएं, वो आपको अकोमोडेट कर लेंगे। हमारे एंड से कोई भी ऐसा कोई हार्ड रूल्स नहीं है कि हम कहें हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी हार्ड है कि हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। बताएं, वो कर देंगे। ठीक है, हम जरा शुरू करते हैं। हम डिस्कस आउट करते हैं चीजों को लेके। यार एक चार्जर नहीं काम कर रहा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी तक, मैं आपके क्वेश्चन आंसर सीधे टेकअप नहीं करूंगा। आज मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने सवालों का जवाब दूं। रात को मैं, आप मुझे वॉइस मैसेजेस में अपने सवाल पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा रात को फ्री होकर, जब मेरा थोड़ा गला काम करना शुरू करेगा। तो जरा आज अपने क्वेश्चंस वगैरह को होल्ड में रखिएगा। मैं इस वक्त क्वेश्चंस वगैरह इतना टेकअप नहीं कर रहा।
हमने ये करना है, हमारा एग्जाम सप्लाईज जो था वो हो गया, डिस्कस कर लिया क्या होता है क्या नहीं होता, और जो जीरो रेटिंग है हमने वो भी डिस्कस कर ली क्या होती है क्या नहीं होती। नॉर्मल सप्लाईज किस तरह चलती हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली, क्या होती हैं क्या नहीं होती। इज दैट क्लियर? फिर सेल्स टैक्स का रेट कैसे अप्लाई होगा हमने वो भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, कौन सेल्स टैक्स पे करेगा, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद व्हेन टू पे सेल्स टैक्स हमने ये भी देख लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चेंज इन टैक्स रेट, जो इस अटेम्प्ट का सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकली ये वन ऑफ द रीसेंट इवेंट है जो क्या कर सकता है वो आपसे पूछ सकता है। ये रीसेंट इवेंट है जो क्या करेगा आपसे पूछ लेगा, बिकॉज फरवरी में सेल्स टैक्स का रेट चेंज हुआ था, तब्दील हुआ था। तो इस दफा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकली कि अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, किस तरह से हम उसको अकोमोडेट कर रहे होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इनमें कोई किसी को मसला तो नहीं ना किसी किस्म का भी, बिकॉज इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने साथ साथ डिस्कस कर लिए। और इवन मैं साथ साथ 5 पेपर करवा रहा हूँ मैं, मतलब किसी भी थ्योरेटिकल एरिया में अगर कोई भी 5 पेपर आ रहा है वो हम साथ साथ कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? आपको कौन सा मसला है मिस? मुझे जरा सा है मसला, कौन सा मसला आपका मिस? सर चेंज इन टैक्स रेट का बता दें, कभी भी नहीं बताऊंगा मैं। कल 25 मिनट सिर्फ मैंने चेंज इन टैक्स रेट्स के ऊपर बात की है, हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। चलें, इसके लिए सबसे एक आसान हल है, अगर आपके पढ़ने की हिम्मत डेवलप नहीं हो रही तो जब भी पढ़ने बैठा करें ना तो 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, पढ़ के अपने आप को फूंक मार लिया करें। 11 दफा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लिया करें, दुआ करके आप अपने आप को पढ़ने के लिए बैठा करें। जब आप पढ़ने के लिए बैठा करें तो एक प्रॉपर लाइट्स ऑन करके आपने बैठना है। अंधेरे में बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना किसी किस्म का भी, फुल लाइट पे बैठ के। आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए और आपके पास उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए जितने घंटे पढ़ने। अगर लेक्चर लेने भी है तो अपना लैपटॉप लेके आए, अपने लैपटॉप के ऊपर लेक्चर्स लें, मोबाइल फोन की डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर आप ये काम कर लेंगे आपका पढ़ने का मूड खुद ही डेवलप हो जाएगा, आपकी हिम्मत भी आ जाएगी। और रब्बे ज़िदनी इल्मा लाजमी पढ़ा करें। और एक और है था, हाँ ये काम किया करें, आपके पढ़ने की हिम्मत जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, लैपटॉप ही नहीं है तो लैपटॉप परचेज कर लें, अपने पेरेंट्स को भी आपको लैपटॉप वगैरह बाय करवा दें, लेकिन हिम्मत डेवलप हो जाएगी। स्लाइड्स नो सर, कोई वजीफा बता दें पेपर पास करने का, एक ही वजीफा है, एक ही वजीफा, एफर्ट्स एंड मेहनत। क्रैमिंग करने वाली चीज इसमें है भी नहीं कोई, लेकिन ये लाजमी किया करें अगर आपके पढ़ने की हिम्मत डेवलप नहीं हो रही, मोबाइल फोन से दूर रहा करें उस वक्त, और रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी हिम्मत डेवलप कल से। जी इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात पे इतना यकीन रखेंगे, अगर आप इतने पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। यार ये स्लाइड मैंने नहीं शेयर करनी, मैं कितनी दफा कहूँ, ये स्लाइड जो है वो मैं नहीं करूंगा शेयर। आप बार बार ये स्लाइड्स मांगेंगे, मैं नहीं करूंगा शेयर, तो मांगने का फायदा ही नहीं है आपको। ये स्लाइड शेयरेबल है ही नहीं, मतलब इतनी मजे की स्लाइड थोड़ी है मैं हर एक में बांटता फिरूंगा। स्लाइड्स तो मैं रेगुलर बच्चों को नहीं भेज रहा, उनको भी सिर्फ पीडीएफ जो है वो वर्जन जो है वो भेज रहा हूँ मैं, स्लाइड शेयर नहीं कर रहा। पीडीएफ में आपके नोट्स मांगने हैं, मैं पूरा आपको सेल्स टेस्ट का चैप्टर पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, सिंपल नोट सेंड कर दूंगा, बट स्लाइड्स में नहीं शेयर करूंगा।
आप रेगुलर बच्चों से पूछ लें, उन्होंने भी स्लाइड्स मांग के उनको पूरा चैप्टर पीडीएफ का सेंड कर दी है, ये स्लाइड्स नहीं भेजी मैं। इट्स नॉट अबाउट कंजूसी, इट्स अबाउट द कंटेंट कॉपीराइट। सिंपल सी बात है भाई, मेरा कंटेंट है, मैं नहीं देना चाहता, मैं इसमें इजी नहीं हूँ। मैं आपको यही सब कुछ पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे सकता हूँ, मैं उसमें इजी हूँ, सो नॉट अ बिग डील। आपके मुझे सेल्स टैक्स के नोट्स चाहिए, अगर मैं आपको सेल्स टैक्स के नोट्स ना दूं देन आई विल बी रिस्पांसिबल। आपके सेल्स टैक्स के स्लाइड्स चाहिए, मैं आपको स्लाइड्स नहीं दूंगा, मैं आपको उसका पूरा पीडीएफ का वर्जन दे दूंगा, 5-6 पेजेस होंगे, बट ये स्लाइड्स तो मैं नहीं दूंगा आपको। सिंपल सी बात है, गॉट इट? जो मेरा टी है अबरार है, अब अबरार को रब्ता करे, वो अगर आपको नोट्स नहीं दे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, वो रिस्पॉन्स नोट्स दे देगा आपको। एनीवेज, और टेस्ट लिया करें यार, टेस्ट बहुत अहम है। आज आपका टेस्ट नंबर 5 है और अब आपको पता ही नहीं है, दिस इज नॉट द वे। 34 टेस्ट देने थे, टेस्ट नंबर 5 आपका भी है। 3 टेस्ट के बाद आपका पहला क्वार्टर मॉक सेल्स टेस्ट का 100 मार्क्स का होना है, मतलब टेस्ट नंबर 9 जो है वो आपका 100 मार्क्स का क्वार्टर मॉक है। प्लीज टेस्ट में जो है थोड़ा सा अपने ऊपर करें, मतलब पेपर पास करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो अभी 3 टेस्ट, 4 टेस्ट अभी मजीद बाकी हैं सेल्स टैक्स के क्वार्टर मॉक से पहले। तो हमने सेल्स टैक्स के टोटल 5-6 टेस्ट लिए हैं, टॉपिक वाइज भी ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के अलग हैं, थ्योरेटिकल अलग टेस्ट हो रहे हैं, क्वार्टर मॉक अलग हो रहा है, तो और कितनी प्रैक्टिस करवानी है, और कितनी प्रैक्टिस करनी है हमने, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस जो है वो डेवलप करें। चलें जी, हमारा एग्जाम सप्लाईज हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता, जनरेटेड हो गया, टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल के सारा कुछ हमने कर लिया। अब हमारे पास लास्ट एरिया आ गया है, वो लगता है रिटेल आइटम्स का, उनको हमने डिस्कस करना है, क्या होती है क्या नहीं होती, किस तरह से हम रिटेल्स को लेके चल रहे होंगे, वो हम क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे कि रिटेल क्या होती है, किस तरह डिस्कस करना है, सारा कुछ देखेंगे। ये जो है इसमें चेंजेस आई हैं, मतलब वो जो है ना लास्ट टाइम में सेल्स टैक्स का सिलेबस चेंज हुआ था एंड ऑल स्टफ, तो सेल्स टैक्स में ये छोटी सी एक एडिशन की गई थी रिटेल आइटम्स में। अब चूंकि इसमें एडिशंस की गई हैं तो माइट भी ये इस अटेम्प्ट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो, ज्यादा रेलेवेंट हो, तो इसको जरा हमने देख के चलना है। अब इसको समझते हैं हम रिटेल को पहले, रिटेल को समझने पहले ना इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं सप्लाई चेन की। जरा अपने पास कैलकुलेटर्स पकड़ लीजिएगा ताकि कैलकुलेशंस में मुझे हेल्प मिलती है आपकी। हम एक सप्लाई चेन ड्रॉ करते हैं, हम इस सप्लाई चेन को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे रिटेल की, और रिटेल बड़ी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर, यहाँ पे हम लेते हैं इसका आउटपुट टैक्स, यहाँ पे हम लेते हैं इनपुट टैक्स, यहाँ पे हम लेते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी। चले, एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर भाई साहब जो है वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं 1 लाख रुपए की। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर व्हाट अबाउट द कस्टम एंड व्हाट अबाउट द एफईडी, ये हमने पूछा था कस्टम और एफईडी के बारे में। तो रिमेंबर हमारे लेवल पे हम ये हमेशा एज्यूम करते हैं कस्टम और एफईडी जो है वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, बीच में शामिल होते हैं। अब इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की, उनको सेल करेगा, सेल करके 18% के हिसाब से वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, तो 18,000 इंपोर्टर टैक्स पे करके आएगा। और इसकी क्या होगा, जब इसने इंपोर्ट की तो इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी ये थी, इसने क्या किया, गवर्नमेंट को 18,000 टैक्स पे कर दिया। ये हमने पढ़ा था कल, वो इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स में। क्या हमने कल ये पॉइंट पढ़ा था ना कि जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सेल्स टैक्स जो है आप एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। कल हमने ये पॉइंट पढ़ा था। अच्छा, अब इंपोर्टर ने गुड्स को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ये भाई साहब जो है ये मैन्युफैक्चरर को सेल कर देते हैं।
और ये मैन्युफैक्चर को सेल करते हैं 1,20,000 रुपए का। अब जब मैन्युफैक्चर को 1,20,000 की सेल करेंगे तो मैन्युफैक्चरर से 18% के हिसाब से इंपोर्टर कितना टैक्स लेगा जरा बताएं। इक्कीस हजार छह सौ। ये 21,600 क्या कहलाएगा? इंपोर्टर के लिए आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। ऐसा ही है कि इंपोर्टर भाई साहब ने 21,600 का क्या लिया? आउटपुट टैक्स लिया। पे कितना किया था? 18,000 का पे किया था। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेगा, ये गवर्नमेंट को मजीद कितना पे करेगा जरा बताएं। 3600 जो है ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। ये समझ आया सबको? ये एक मिनट जरा चार्जर मेरा तंग कर दे, मैं चार्जर चेंज कर लूं। जस्ट गिव मी सेकंड। बताइए सब कुछ समझ आया? अब मैन्युफैक्चर बताएं जब 1,20,000 रुपए का सामान लेके आया होगा, जब मैन्युफैक्चर जो है वो 1,20,000 रुपए का सामान लेके आया होगा, तो क्या मैन्युफैक्चरर उतने का ही सामान बेचेगा आगे? नहीं, मैन्युफैक्चरर जो है वो उतने का सामान नहीं बेचेगा, बल्कि वो क्या करेगा? उसको आगे थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करेगा, और वैल्यू एडिशन करके क्या कर रहा होगा? वो सेल कर रहा होगा। अब मैन्युफैक्चर ने 1,20,000 का सामान लिया, बनाएगा चीजों को, माइट भी। अब मैन्युफैक्चर भाई साहब जो है वो क्या करेंगे? ये 1,50,000 रुपए का सामान बेचेंगे, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे। ऐसे ही है। अब बताएं मैन्युफैक्चरर जब ये 1,20,000 रुपए का सामान लेके आया तो इसका इनपुट टैक्स क्या होगा? 21,600। जो इंपोर्टर का आउटपुट टैक्स है, मैन्युफैक्चरर का क्या होगा? वो इनपुट टैक्स होगा। ये 21,600 इसको पे करके ही सामान लेके आया था। ऐसे ही हो रहा है। यार आवाज ठीक आ रही है? मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही। कैन यू प्लीज कंफर्म इट? आवाज ठीक है? यार मेरे भाई अपना इंटरनेट को चेक कर लें, माइट भी आपके तरफ एरर हो, मेरे तरफ एरर नहीं है। अब ये देखें, ये 21,000 इनपुट टैक्स पे करके आया है, इसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 150 का। 150 के ऊपर 18% के हिसाब से इसने टैक्स लिया होगा। कितना बनेगा जरा बताएं? 27,000। अब 27,000 क्या कहलाएगा? इसका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। हम यही पढ़ के आए हैं कि ये इस आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स लेस करवाएगा, और बताएं ये गवर्नमेंट को कितने पे कर देगा? ये गवर्नमेंट को कितने पे करेगा? 5400। ये 5400 जो है वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट करवा के वो हमने क्या कर लिया? वो हमने यहाँ पर उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या कर दी? वो पे कर दी। इज दैट क्लियर? समझ आई?
अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ये सामान कितने का लेके आया है? डिस्ट्रीब्यूटर ये सामान कितने का लेके आया? डिस्ट्रीब्यूटर 150 का सामान लेके आया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने 27,000 टैक्स पे किया, तो ये 27,000 डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये अगर सामान बेच देता है होलसेलर को 170 का, तो ये कितने लेगा पैसे होलसेलर से? 170 इंटू 18% करें, क्या जवाब आएगा? 36, 30,600। अब 30,600 इसका आउटपुट टैक्स था, इसने कितना पे किया? 27,000। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स इसका लेस हुआ, रिमेनिंग में कितना गवर्नमेंट को पे कर देगा बताएं जरा? 3600। 3600 जो है वो इस भाई ने क्या कर दिया? हुकूमत को पे कर दिया। ठीक है। अब ये होलसेलर था, ये था होलसेलर। होलसेलर ने आगे ये सामान बेचा रिटेलर को 1,75,000 का। अब 1,75,000 का उसने क्या किया? ये सामान बेचा, तो होलसेलर ने इनपुट टैक्स पे किया था 30,600। जब इसने रिटेलर को सामान बेचा 18% कितना टैक्स लिया होगा बताएं? 31,500। 31,500 इसको आउटपुट टैक्स मिला, इनपुट टैक्स इसने ये पे किया था, 31,500 में से ये लेस करेगा, रिमेनिंग कितना ये पे कर देगा गवर्नमेंट को बताएं? कितना? 31,500 में 30,600, 900 रुपया। 900 इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी होगी और ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। गॉट इट? अब ये सामान किसके पास आ गया है? अब ये सामान आ गया है रिटेलर के पास। रिटेलर ये सामान 175 का लेके आया और रिटेलर का इनपुट टैक्स कितना है? 31,500। रिटेलर ने इसके ऊपर कितना इनपुट टैक्स पे किया है? रिटेलर ने इसके ऊपर इनपुट टैक्स कितना पे किया? रिटेलर ने इसके ऊपर 31,500 का इनपुट टैक्स क्या किया है? पे किया है। यार ये 31,500 में से 30,600 लेस करो, क्या जवाब आता है? कैलकुलेटर की तरफ लिखें 31,500 माइनस 30,600, क्या जवाब आता है? 900 आता है ना। वो भाई वो क्यूएम की 6 अटेम्प्ट पे देने वाली कौम, तूने 1100 कैसे निकाल ली है बता जरा? फिर कहते हैं कि मैं रोस्ट कर देता हूँ। अब खुद बता, 31,500 में से 30,600 ही बंदा लेस करवा रहा है और मुझे पता कह रहा है सर 1100 आएगा, सर 1100 आएगा, और लिखी जा रहा है। एक दफा कमेंट नहीं, 2 दफा नहीं, इसका कमेंट कंट्रोल से कंट्रोल 15 कमेंट इसने कर दिए सामने। चेक करें कौन को। अब रिटेलर भाई साहब ने 31,500 क्या किया है? टैक्स पे किया। ये कहलाएगा इसका इनपुट टैक्स। अब रिटेलर के पास कौन आएगा? रिटेलर के पास आएगा कस्टमर। ये किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। और एक कस्टमर को कितने का सामान बेचता है? 1,80,000 का। और कस्टमर को सामान बेचेगा 1,80,000 का और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करेगा। बताएं कस्टमर से कितना टैक्स लेगा ये रिटेलर? 32,400। 32,400 रिटेलर ने कस्टमर से लिया आउटपुट टैक्स। 31,500 इसने पे किया था, रिमेनिंग कितना होगा? 900 रुपया। तो 900 रुपया जो रिटेलर है वो भी क्या कर देगा? हुकूमत को पे करवा देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। इज दैट क्लियर? अब जो कस्टमर है, कस्टमर की बात करें तो कस्टमर सामान कितने का लेके आया? कस्टमर ने 1,80,000 का सामान लिया प्लस 1,80,000 के ऊपर 18% जीएसटी पे किया, 32,400 इसने पे किया। तो टोटल कस्टमर कितना पे करके आया होगा? टोटल कस्टमर कितना पे करके आया होगा? 2,12,400। अगर मैं आपसे कहूं इस 2,12,400 का ब्रेकअप क्या है, आप कहेंगे सर इस 2,12,400 में दिस वाज द वैल्यू
ऑफ सप्लाई, ये क्या थी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये क्या था सेल्स टैक्स था। यही कह रहे होंगे, यही आप सबका जवाब होगा कि ये हमारी क्या थी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, और ये क्या था हमारा सेल्स टैक्स था। ऐसे ही है। अब आप खुद देखें कि एट द एंड सारे का सारा टैक्स, सारे का सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ा है? इस सप्लाई चेन में सारे का सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ा है? सारा टैक्स किसने पे किया है? एंड कंज्यूमर ने, कस्टमर ने। 32,600 400 कौन पे कर रहा है? कस्टमर ने। क्या कस्टमर ये 32,400 कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकता है? अब कस्टमर से पहले रिटेलर ने भी एडजस्ट करवा लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी एडजस्ट करवा लिया, कस्टमर ने, मैन्युफैक्चरर ने भी एडजस्ट करवा लिया, इंपोर्टर ने भी एडजस्ट करवा लिया। आप इससे पहले देखें तो जो हमारे पास इंपोर्टर था, इंपोर्टर ने जो इनपुट टैक्स पे किया 18,000, इसने इस 21,600 से एडजस्ट किया, बाकी इसने रिमेनिंग 3600 पे कर दिया। क्या इंपोर्टर की जेब में कोई फर्क पड़ा? इंपोर्टर को किसी भी किस्म का फर्क पड़ा? नहीं। फिर मैन्युफैक्चरर की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरर जो है 1,20,000 का सामान लेके आया, मैन्युफैक्चरर ने 21,600 का टैक्स पे किया, जब उसने आगे बेचा 27 का टैक्स लिया, 21,600 इसने पे किया, वो एडजस्ट करवा लिया, बाकी 5400 इसने पे कर दिया। तो कोई मैन्युफैक्चरर को फर्क पड़ा? उसकी पॉकेट से कोई किसी किस्म का आउटफ्लो हुआ? The answer is no. Same goes with डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी जो इनपुट पे किया क्लेम कर लिया, होलसेलर ने भी जो इनपुट पे किया क्लेम कर लिया, इवन रिटेलर ने भी जो इनपुट पे किया वो क्लेम कर लिया। लेकिन जब एंड में कस्टमर गया तो सारे का सारा टैक्स किसके पल्ले से निकला है? किसकी पॉकेट से निकला है? एंड कंज्यूमर की। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, बिकॉज इसका सारा बर्डन, सारे का सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ा है? इनडायरेक्टली ये पूरा 32,400 का टैक्स किसने पे किया? कस्टमर ने पे किया ना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप खुद देखें इस सप्लाई चेन में, मतलब 1 लाख रुपए का सामान बना के 1,80,000 का सामान बेचने तक टोटल टैक्स जो इसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है वो कितने है? जरा कैलकुलेट कीजिएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई है? 18,000। कैलकुलेटर पकड़ें, लिखे 18,000 प्लस 3600 प्लस 5400 प्लस 3600 प्लस 900 प्लस 900, लाख रुपए का सामान लेके 1,80,000 का बेचने तक टोटल सेल्स टैक्स इसके ऊपर कितना जनरेट हुआ बताएं? 32,400, 32,400 हुआ है। 32,400 सारे का सारा किसने पे किया? किसकी पॉकेट से निकला है? एंड कस्टमर की। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया क्या होता है क्या नहीं होता? अब आप देखिए ये सप्लाई चेन जो है ना, जो अभी हमने डिस्कस की है, ये बड़ी आइडियलिस्टिक, ये बड़ी आइडियलिस्टिक है कि हर बंदा जो है वो क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो बंदा रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर सकता है? जो बंदा रजिस्टर्ड है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही वो बंदा आउटपुट टैक्स किसी से ले सकता है। हम यही पढ़ के आए हैं ना कि जो बंदा रजिस्टर्ड है सिर्फ वही ये सारे काम कर सकता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इस तरह कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे ही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन है उसमें जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं? मतलब
आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जो असलम भाई की दुकान है, जो एक रिटेलर बैठा हुआ है, क्या वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है? कभी भी नहीं। वो जिससे सामान लेके आ रहा है, क्या वो रजिस्टर्ड होगा? वो भी नहीं होगा। माइट भी जिससे सामान बना के बेचा है, क्या वो रजिस्टर्ड होगा? वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारी सप्लाई चेन में ना एक लूप होल है, एक लकूना है, क्या कि हमारे यहाँ पे लोग अनरजिस्टर्ड बोथ हैं। अगर लोग अनरजिस्टर्ड बोथ हैं तो बीच में टैक्स का ये इंटरनेट पास ही नहीं होगा। अब ऐसे कोई बंदा इनपुट आउटपुट क्लेम नहीं कर पाएगा, और हुकूमत को कैसे चलेगा पता कि भाई सेल टैक्स कितना बना था, कैसे पे होगा? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है। और हमारी जो सोसाइटी है ये कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी का जो नेचर है, जो इसका क्या कहते हैं मूड है, वो कंजम्पशन बेस है। हम चीजों को कंज्यूम करते हैं, हम चीजों को इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन बेस है। और यहाँ पे कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, हम इसको FMCG कहते हैं। FMCG से क्या बनता है, कोई बताएगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हमजा भाई, अगर मैं आपको अभी यहाँ से रिमूव कर दूं ना आपके इन कमेंट्स की वजह से, जो आप इस वक्त कमेंट्स कर रहे हैं, फिर आपने पता क्या पूछना है कि मुझे क्यों निकाला? तो बेहतर है कि आप जरा एथिकली बिहेव कर लें, इस तरह के अनएथिकल कमेंट्स ना करें तो बेहतर होगा हमजा भाई आपके लिए। मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ। अब ये हमारी सारी चीजें क्या है, ये हमारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ये बहुत ज्यादा बिकते हैं। मतलब आपको अगर शदीद किस्म की भूख लगी हुई है और रात के 2 बजे का टाइम है और आप चाहते हैं कि नूडल्स खाए जाए। अब नूडल्स जो है, अगर आपको बहुत शदीद भूख लगी है और आपने किन्नौर के चिकन नूडल्स खाने हैं, तो क्या आप किन्नौर के हेड को फोन करेंगे, वो उसका सीईओ निकलेगा, अपना हेलीकॉप्टर बुक करेगा, ओल्दा में उड़ता हुआ रावलपिंडी जाएगा और वहां पे जाके लैंड करेगा और आपको अपने घर के साथ नोट कर देगा कि मैडम ये लिए आपके लिए किन्नौर नूडल्स नहीं है? इस तरह होगा? बताएं, इस तरह करेगा? नहीं। क्या करेगा? आपने अगर नूडल्स लेनी है, आप आपके जो भी घर के पास स्टोर है, आप उसके पास जाएंगे, आप वहां से क्या करेंगे, नूडल्स बाय कर लेंगे। क्या वो स्टोर वाला बंदा रजिस्टर्ड है? खुद बताएं। नहीं, वो स्टोर वाला बंदा तो रजिस्टर्ड नहीं है। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस दुकान से नूडल्स ले रहे हैं, वो कहिए जी 100 रुपए के नूडल्स हैं, 85 के नूडल्स हैं, इसके ऊपर इतना टैक्स भी पे कर दे, कभी उसने कभी आपसे ऐसा लिया? नहीं। फिर ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये फिर इन गुड्स के ऊपर किस तरह से टैक्स लिया जाएगा? रिमेंबर, जो इस तरह के गुड्स है ना, इनको हम फॉलो करवाते हैं थर्ड स्केड्यूल में। हमारे पास स्केड्यूल है जिसे हम थर्ड स्केड्यूल आइटम्स कहते हैं, या इन्हें हम कहते हैं रिटेल आइटम्स। ये पेप्सी वगैरह ये सब कुछ हो गई, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिटेल आइटम्स वगैरह कह रहे होते हैं। ये रिटेल आइटम्स कौन सी हैं? ये वो आइटम्स हैं जो पैकिंग की फॉर्म में बिक रही होती हैं, इनको कहते हैं हम, कहते हैं मैन्युफैक्चरर से। हम जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, तुमने ये नूडल्स बनाई है, तुम कितने की बेचना चाहते हो? हम उससे पूछते हैं। वो कहता है कि सर, मैं इन नूडल्स को 85 रुपीज का बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर जो है वो आए, वो इन नूडल्स का 85 रुपीज पे करे।
ये क्या कहलाएगी, ये इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर को, ठीक है सर आप 85 का बेचना चाहते हैं, ओके कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं बताएं इस 85 के ऊपर सेल्स टैक्स कितना बनता है। हम कहेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 18%। बताएं क्या जवाब आता है, 85 मल्टीप्लाई बाय 18%, 15.3। हम उसे कह देंगे कि सर ध्यान से सुने, हम कह देंगे दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो ये बनता है। इसको जमा कर लें तो क्या जवाब आएगा आपका, 100.3। तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज योर प्राइस। आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से प्राइस मेंशन करेंगे। ये वो कीमत है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रिटेल प्राइस कह रहे होते हैं। ये वो प्राइस है, ये वो कीमत है जो क्या कहलाती है, जो रिटेल प्राइस कहला रही होती है। बिकॉज इस कीमत में तमाम फेडरल ड्यूटीज, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज सब कुछ शामिल है। और इसके ऊपर ही हमने क्या किया, रेट लगा के सेल्स टैक्स चार्ज किया है। और जो सेल्स टैक्स की अमाउंट हुई वो हमने ऐड करके ये अपनी प्राइस बता दी। अब कस्टमर क्या है ना, तो कस्टमर ने दुकानदार को ये अमाउंट पे की है। कस्टमर ने क्या किया है, दुकानदार को ये पैसे दिए हैं, इन पैसों में ये सेल्स टैक्स की अमाउंट क्या है, शामिल है, इंक्लूडेड है, ठीक है। और फिर हम जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो मैन्युफैक्चरर को ही कह देती है हाँ भाई कितने का सामान बेच रहे हैं, वो कहते हैं 85 रुपए का, टैक्स कितना बनेगा, 15 रुपए। ये जो टैक्स है ये हम इस मैन्युफैक्चरर से ही क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो है ये मैन्युफैक्चरर से ही कलेक्ट कर लेते हैं। हम उसे कहते हैं भाईजान ये टैक्स ना आप ही पे कर दो। हम क्या करेंगे, हम ये टैक्स इसी से ले लेंगे। इसने गुड्स बनाई, बैच बना, हमने टैक्स जो है वो क्या कर लिया, वो हमने इससे ले लिया। अब जब कल को कस्टमर ये गुड्स खरीदेगा, कस्टमर ने जाके गुड्स खरीदी रिटेलर से, उसको पैसे दिए, रिटेलर देगा होलसेलर को, वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। जब डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करेगा आगे जाके एंड पे मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसमें से ये अमाउंट रिकवर करवा लेगा। तो ये होती है रिटेल आइटम। अब इसमें देखा जाए, जब आप टैक्स ही डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं, अब अगला बंदा होलसेलर रजिस्टर्ड है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है या नहीं है, रिटेलर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सब इररिलेवेंट हो गए। बिकॉज इसके ऊपर जितना भी टैक्स था वो सारे का सारा क्या हो गया है, हुकूमत को मिल गया। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ रिटेल आइटम जो हमने क्या करना था, डिस्कस करना था। अगर आप यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, आपको सामने नजर आ रही होगी। अब ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को खरीदने जाता हूँ, तो मेरे से दुकानदार कितने पैसे लेगा, मेरे से दुकानदार जो है वो 130 रुपए ही लेगा। कितने पैसे लेगा, 130 रुपीज ही ले रहा होगा। बट ये कीमत हमेशा प्रिंटेड होगी। अगर ये आइटम रिटेल में फॉल कर रही है, अगर ये आइटम थर्ड स्टेज में फॉल कर रही है, तो रिमेंबर ये कीमत हमेशा प्रिंटेड होगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि सर ये रिटेल प्राइस है, ये मेरी क्या है, ये मेरी रिटेल प्राइस है। मैन्युफैक्चरर चाहता था कि कस्टमर को इतने की चीज मिले, उसने उसके ऊपर रेट लगाया, रेट लगाने के बाद ये उसके ऊपर सेल्स टैक्स था। ये जब बनी, जब ये बैच नंबर लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, जब ये बनी उसने उस वक्त मैन्युफैक्चरर ने ये टैक्स हुकूमत को पे कर दिया। लेकिन जब मैंने जाके बाय की, जब मैंने पेमेंट की, मैंने पेमेंट की कानपुर वालों को, उन्होंने वापस पेमेंट की जब नेपाल वालों को, तो नेपाल वालों को ये तमाम टैक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कोई किसी किस्म का, इन गुड्स के ऊपर जो रिटेल में फॉल करते हैं उसके लिए रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये तमाम कहानी जो है वो हमने क्या खत्म कर दी है, खत्म कर दी है।
बट रिमेंबर इनके लिए लाजमी है कि इनके ऊपर क्या होना चाहिए, इनके ऊपर कीमत, ये प्राइस, ये हमेशा प्रिंटेड होनी चाहिए, ये हमेशा लिखी होनी चाहिए, ये हमेशा मेंशन होनी चाहिए। और प्राइस के ऊपर लिखा होना चाहिए कि यार ये कीमत थी, ये सेल्स टैक्स था, ये टोटल अमाउंट है, ये हमेशा क्या होगी, लीगली प्रिंटेड होगी, लिखी होगी, बताई होगी। तो ये सबसे बड़ा इसका फीचर है, ये सबसे बड़ा हमारा फीचर बनता है रिटेल आइटम्स का। तो इनको हमने डिस्कस करना है, इसको हमने लेके चलना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि रिटेल आइटम्स हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती, तो क्या चीज जो है वो इनको यूनिक कर रही है, वो सारा कुछ हमने क्या कर लिया यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर लिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है, इनको डिस्कस करते हैं। इसमें और मतलब कि रिटेल आइटम में से उसने हमेशा सवाल पूछना है, मतलब न्यूमेरिकल्स में आपको इन रिटेल आइटम्स की हमेशा एडजस्टमेंट आनी ही आनी है। वो आपने क्या करनी है, उनको न्यूमेरिकल में ट्रेड करना है। गॉट इट? अब बात करते हैं कि इनके ऊपर भी टैक्स जो है वो नॉर्मली 18% के ऊपर चार्ज होगा, या 18% से कम रेट के ऊपर क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा। मतलब कुछ गुड्स ऐसी हैं जो रिड्यूस रेट चार्ज हो रहा होता है, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर रेट हम चार्ज कर रहे होते हैं 10% के ऊपर, 2% पे, बट वो रिटेल में फॉल कर रही होती हैं। अच्छा रिमेंबर, जो भी गुड्स इसमें फॉल करेंगी उनके ऊपर रिटेल प्राइस जो है वो हमेशा मेंशन होगी, हमेशा प्रिंटेड होगी, लिखा रहेगा कि भाई ये रकम है, इतने का बेच रहे हैं, हमेशा इनके ऊपर अमाउंट और वैल्यू सप्लाई प्रिंटेड होगी, मेंशन होगी। और ये जो टैक्स वगैरह होगा ये हम उससे ले लेंगे, बाद में कौन पे करेगा, अमाउंट पे कर रही होगी। उसके बाद है, अब देखें रिटेलर कौन होता है, अगर हम उसको डिस्कस करें। रिटेलर कहते हैं वो पर्सन जो जनरल पब्लिक को गुड्स जो है वो कंजम्पशन के लिए सप्लाई कर रहा है, और ये वो बंदा होता है जो रिटेल प्राइस के ऊपर सप्लाई कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेलर कह रहे होते हैं। ये अपनी दुकानों से, अपने रिटेल आउटलेट से क्या कर रहा होता है, गुड्स वगैरह को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये डेफिनेशन जो है रिटेलर की आपने क्या करनी है, रीड करनी है। सर स्लाइड्स बड़ी अच्छी हैं, मजे की हैं स्लाइड्स, बताएं। उसके बाद रिटेल प्राइस क्या होती है, उसको जरा हमने देखना है कि रिटेल प्राइस क्या है और क्या नहीं है। अब हमने डिस्कस किया है कि रिटेल प्राइस क्या है, मतलब आप इसको अगर पढ़ें, ये वो कीमत है जो किसने फिक्स की है, मैन्युफैक्चरर ने फिक्स की है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखें, ये वो कीमत है जो किसने फिक्स की है, जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स की है। मतलब व्यापार वालों ने क्या की है, ये जो है वो किसने बनाई है, व्यापार वालों ने। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पता नहीं आपका साबुन स्लो है, या फिर देखिए ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, ये किसने फिक्स की है, मैन्युफैक्चरर ने। नंबर वन, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करके बेच रहे तो वो भी फिक्स कर सकते हैं। सेकंड फीचर कि ये कीमत हमेशा क्या होगी, प्रिंटेड होगी, लिखी जाएगी, इम्पोज्ड होगी, हाथ से नहीं लिख रहे। अगर कभी भी कोई बंदा आपके ऊपर हाथ से लिख रहा है और हाथ से लिख के बेचना कहता है ये है, ये कभी भी इसको प्रिंट नहीं करवा रहे होंगे, ये हाथ से नहीं लिखी होनी चाहिए, नंबर वन। और ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी रिटेल प्राइस जो है वो कंसीडर हो रही होती है। इसके अंदर तमाम टैक्सेस, तमाम ड्यूटी सब कुछ शामिल होगा, और इस कीमत के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया कि रिटेल प्राइस क्या होती है, भूलेगा तो नहीं?
उसके बाद एफबीआर के पास हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं, एफबीआर के पास ये पावर्स हैं कि वो जब चाहे किसी भी गुड्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकता है। जो एफबीआर कह देगा हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर ही गुड्स वगैरह अपनी बेच रहे होंगे। ये रिटेल प्राइस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हमने डिस्कस किया है, बिकॉज थर्ड स्टेज आइटम में हम इनको लेकर डिस्कस कर रहे होंगे। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिटेलर, कि रिटेलर्स की टाइप्स कौन सी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं रिटेलर, एक है टीयर 1 रिटेलर जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफाइड रिटेलर्स, और दूसरे होते हैं नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स, रिटेलर्स अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स। रिमेंबर आपको अगर याद हो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था किसका टीयर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो हमने कहा था कि जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं उनके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है, उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, फर्ज है। और जो अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स हैं उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। अब ये टीयर 1 रिटेलर्स क्या होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स क्या होते हैं, वो क्या है हमने डिस्कस करना है। पहले हम बात कर रहे हैं टीयर 1 रिटेलर्स का या स्पेसिफाइड रिटेलर्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। रिमेंबर कोई भी ऐसा रिटेलर, अब सामने लिखा हुआ है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, कोई भी ऐसा रिटेलर जो ऑपरेट कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल टेलर स्टोर्स, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो टीयर 1 में कहलाएगा और उसके लिए रजिस्टर्ड होना जो है वो लाजमी है। जैसे अल्फदा हो गया, कारफूर हो गया, मेट्रो हो गया, और इस तरह के जितने भी स्टेयर्स काम कर रहे हैं लोकल चेन इंटरनेशनल चेन के तौर के ऊपर, इनके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है, लाजमी है। ये टीयर 1 में फॉल करते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा रिटेलर जो किसी भी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है, किसी भी प्लाजा में काम कर रहा है, किसी भी सेंटर में काम कर रहा है, कोई भी दुकानदार जो है, मतलब वो एम्पोरियम बैठा हुआ है, वो गीगा में बैठा हुआ है, वो सेंटोरस में बैठा हुआ है, वो टॉलबन में बैठा हुआ है, अगर वहां पर दुकान खोल के बैठा हुआ है तो उसके लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। लेकिन रिमेंबर इनमें जो क्योसिक्स होते हैं वो नहीं आएंगे। कभी आप अगर ये इनमें गए हो, जो सेंटर्स में, जो वॉकवेज में जो काउंटर लगा के बैठे होते हैं, देखा होगा आपने अगर पैकेजेस गए हैं तो काउंटर्स लगा के वॉकवेज में बैठे हुए हैं। एम्पोरियम में जो काउंटर्स लगा के बैठे होते हैं वो क्लॉसेस में फॉल कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफाइड रिटेलर्स में नहीं आ रहे होते। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बारी आती है हमारी, कोई भी ऐसा रिटेलर जिसका बिजली का बिल पिछले 12 महीनों का 1.2 मिलियन से ज्यादा है, वो भी टीयर 1 में फॉल करेगा, उसके लिए भी जो लाजमी है रजिस्टर्ड होना। उसके अलावा कोई भी ऐसा रिटेलर जो होलसेलर भी है और रिटेलर भी है, मतलब होलसेलर कम रिटेलर है, मतलब बल्क में इंपोर्ट कर रहा है, बल्क में सप्लाई कर रहा है, रिटेल में सप्लाई कर रहा है, उसके लिए भी जो है वो लाजमी है, वो भी टीयर 1 में फॉलो करते हैं। तो उसके अलावा कोई भी ऐसी दुकान जिसका साइज जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, या कोई भी ऐसी फर्नीचर शॉप जिसका साइज जो है 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो उसके लिए भी रजिस्टर होना लाजमी है। या कोई भी ऐसा दुकानदार जिसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो लगाई हुई है, मतलब वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट कर रहा है उसको कार्ड, उसके लिए भी क्या होगा, लाजमी होगा कि वो रजिस्टर्ड होगा, टीयर 1 में फॉल कर रहा होगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन जिसको एफबीआर कह दे कि आपने रजिस्टर्ड होना है, तो वो रिटेलर जो है वो रजिस्टर्ड हो रहा होगा। अगर हम इसको सम अप कर लें तो ये हमारी बनती है डेफिनेशन कि ये लोग हैं, नेशनल स्टोर पे काम कर रहा हो या कोई एयर कंडीशन मॉल में बिजली का भी 1.2 मिलियन, होलसेलर कम रिटेलर है, शॉप साइज 10 फीट से ज्यादा है, कोई पीओएस मशीन लगाई है, या कोई भी इसके अलावा पर्सन जो है वो हमारा इसमें फॉल करेगा, टीयर 1 में फॉल कर रहा होगा। इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, ये रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेके आएंगे, ये जब भी कस्टमर को सेल करेंगे उससे आउटपुट टैक्स लेंगे, अपना इनपुट टैक्स जो पे किया होगा उस आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स लेस करेंगे, और गवर्नमेंट को क्या होंगे, सेल्स टैक्स लायबिलिटी चार्ज कर रहे होंगे। कभी आपने कोई मेट्रो गया, मेट्रो से कभी सामान लिया, कभी किसी ने भी मेट्रो से सामान लिया, अगर मेट्रो की इनवॉइस देखी हो ना, तो मेट्रो की इनवॉइस वन ऑफ द बेस्ट इनवॉइस है जो आप कह सकते हैं। उसमें आपको समझ आती है कि आपने कोई भी चीजें ली है, अगर आप उसका सब टोटल देख रहे हो तो कॉलम्स में लिखा होता है कि ये वाली गुड्स जो है वो 18% वाली थी, ये वाली गुड्स जो है एग्जाम थी, ये वाली गुड्स जो है रिटेल वाली थी, ये वाली गुड्स जो है वो क्या थी, 0 रेटेड थी।
तो वो सारा का सारा क्या होता है, वो अच्छी इनवॉइस है। अभी मेट्रो की इनवॉइस देखिएगा आपको समझ आएगी कि वो बकायदा बताते हैं अगर आपने 50 आइटम्स लिए हैं, इन 50 में से कौन कौन सी चीज जो है आपकी 0% के ऊपर है, कौन कौन चीज जो है आपकी 18 के ऊपर है, 17 वाली कौन सी, 10 वाली कौन सी है। तो प्रॉपर ब्रेक इवन गिवन करते हैं। आप सामान लेके आते हैं, कहते हैं भाई ये था आपका टोटल, ये थी वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर इतना टैक्स है, ये आपकी टोटल अमाउंट का टोटल बिल पे करते हैं। उन्होंने आपसे आउटपुट टैक्स लिया होता है, जब वो कल को रिटर्न जमा कराते हैं तो उसमें से अपना इनपुट टैक्स लेस करवाते हैं और जमा करवा रहे होते हैं। तो कभी मेट्रो की इनवॉइस देखिएगा, वो आपको अच्छी समझ आएगी कि वो क्या होता है। क्या मेट्रो जो है वो रजिस्टर्ड है। रिमेंबर, जो भी रजिस्टर्ड रिटेलर होगा उसके लिए लाजमी है वो क्या करेगा, अपने आपको सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं, जो इस टीयर 1 के अलावा हैं, जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, इनके लिए क्या है, क्या ये रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हमने बात करनी है। मतलब जो गली मोहल्ले में दुकानदार बैठे हुए हैं, हाजी साहब, असलम भाई, क्या ये रजिस्टर्ड होते हैं? बताएं जरा, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जो असलम भाई बैठे हुए हैं, क्या वो रजिस्टर्ड होंगे? वो तो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। और इनको लगता है कि जी ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये टैक्स पे नहीं कर रहे, ये बच गए हैं एंड ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ। इनको लगता है कि ये टैक्स नहीं पे कर रहे, ये मौजों में है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनको वहां रख के मारते हैं, कि इनको समझ नहीं आ रही होती कि इनका हो क्या रही है। अभी जितने भी नॉन स्पेसिफाइड ट्रेडर्स है ना, इनको लगता है कि ये सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे, ये बड़ी मौजे में हैं, मुझे गली मोहल्ले में दुकानें खोल के बैठे ने, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इनसे टैक्स निकलवा रही है, और ये उस टैक्स को एडजस्ट भी नहीं करवा सकते। मतलब जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो मेट्रो वाले हैं, कारफूर वाले हैं, केसरिया वाले हैं, ये अगर कोई इनपुट टैक्स पे करते हैं, ये उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं, ये इनपुट टैक्स, ये जो टैक्स पे कर रहे होते हैं, ये उससे एडजस्ट भी नहीं करवा सकते। अब सवाल ये है कि हम टैक्स लेते कैसे हैं? ना, हम टैक्स लेते हैं इनके बिजली के बिलों में। इनका बिजली का बिल अगर 20,000 तक आ रहा है, तो हम उसके ऊपर 5% टैक्स चार्ज कर लेते हैं। मतलब 18% का टैक्स पे हो ही रहा है, 18% के अलावा 5% टैक्स और भी शामिल हुआ होता है। अगर इनके बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है, तो हम फिर 7.5% टैक्स जो है वो इनसे ले रहे होते हैं। इन्हें पता भी नहीं है, बट हम इनके बिजली के बिलों में टैक्स डाल के इनसे निकलवा रहे होते हैं। तो अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी, इनका टैक्स बढ़ेगा, तो इनकी जेब से हम क्या कर रहे होंगे, निकलवा रहे होंगे। तो इनको लगता है कि हमने इनको माफ किया, हुकूमत ने माफ किया है, बट हुकूमत क्या कर रही है, इनसे हर हाल में टैक्स जो है वो निकलवा रही होती है। इज दैट क्लियर? और जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी, वो जब इनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगी, जो टैक्स कलेक्ट किया होगा वो एज इट इज क्या करेगी, ये 5% या 7.5% वो ट्रेजरी में हुकूमत को जमा करवा देगी कि जी ये टैक्स हमने कलेक्ट किया है, और हमने क्या कर दिया है, इनको पे कर दिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनसे भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स निकलवा रही होती है। अब उनके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, जरा देखिएगा। 18% उनके बिल में नॉर्मल टैक्स तो लगा ही हुआ है। ये जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, इनके बिजली के बिलों में 18% टैक्स तो लगा ही हुआ है, वो हर बंदे के बिल में लगा हुआ है। अब चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, अनरजिस्टर्ड हैं, और हम पढ़ के आ चुके हैं अनरजिस्टर्ड बंदे को फर्दर टैक्स भी चार्ज करना पड़ता है। तो 18% इनके बिजली के बिल में चार्ज हुआ होगा, इनके बिजली के बिल में 3% भी चार्ज हुआ होगा। अगर इनका बिजली का बिल 20,000 से कम है तो 5%, और अगर इनका बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है तो 7.5% टैक्स चार्ज किया गया होगा। तो इन शॉर्ट ये गालिबन कोई 26-27% टैक्स पे कर रहे होते हैं, और इनको लगता है कि ये टैक्स पे नहीं कर रहे, बट अच्छा खासा टैक्स हम इनके बिजली के बिलों में से निकलवा लेते हैं। अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए, ये आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, पर चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, जो इनके बिजली के बिल में टैक्स पे हो गया, वो कभी भी एडजस्ट नहीं करवा सकते। कैसा दिया, मजा आया कि हुकूमत इस तरह से इनसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करवा रही होती है। गॉट इट? अब क्योंकि हम रिटेल आइटम्स को पढ़ लिए हैं,
तो ये लिस्ट है कि ये चीजें जो है ये डिटेल का पार्ट बनती है। ये लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से 3 दफा रीड आउट कर लीजिएगा। पेपर में वो हमेशा मेंशन करेगा, पेपर में वो हमेशा बताएगा कि यार ये वाले गुड्स जो है वो रिटेल है। जब रिटेल का नाम गिवन कर देगा हमें चलेगा पता, वो हमें हमेशा बताएगा। अब इसमें कौन कौन से गुड्स आती हैं? सिगरेट्स, आप लोग पीते होंगे, बताएं कौन कौन से आते हैं सिगरेट, ब्रांड्स का नाम क्या मुझे नहीं पता। जितने भी सिगरेट जो है वो बिक रहे हैं वो क्या होगा, वो इसका पार्ट जो है वो बन रहा होगा। उसके अलावा जूसेस, आइसक्रीम, बदतमीज आइसक्रीम भी इसमें डाल दी है, खैर है, सिरप्स, एडिटेड वाटर, बेवरेजेस, मिनरल वाटर, बॉटल वाटर, डिटर्जेंट, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, शू पॉलिश है। ये पक्का अनइंटेंशनल है, ये पक्का अनइंटेंशनल है। कॉस्मेटिक्स के साथ शू पॉलिश में जान के नहीं लिखा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पक्का क्या हुआ है, ये अनइंटेंशनल हुआ है, मैंने कॉस्मेटिक्स के साथ शू पॉलिश जान के नहीं लिखा होगा। बट ये भी जो है ये किस में होगी, आ रही होगी। टी, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्की ड्रिंक्स, ये इसमें पार्ट बनती हैं। टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर्स, जितने भी मसाले हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं जो रिटेल पैकिंग में बिक रही हैं वो इसमें आती है। मतलब आप खुली लाल मिर्च लेने जाते हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, अब वही जाकर नेशनली लेंगे उसके ऊपर क्या होगा, जीएसटी चार्ज हो रहा होगा। सीमेंट वगैरह वो भी इसका पार्ट बन रहा होता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, जो भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स होती हैं, गैस अप्लायंसेस, होम प्रोडक्ट्स, पेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑटो पार्ट्स वगैरह, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सारा जो है किसका है, थर्ड स्केड्यूल में ये फॉल कर रहे होते हैं। रिमेंबर, इन गुड्स को अगर हम बेचते हैं फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता और इन गुड्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। इसको लिख लें कि इन गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, इन गुड्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। इस लाइन को लिख ले, इस लाइन का पता होना चाहिए कि इन गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, इन गुड्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। तो आपके पास सिर्फ ये एक लाइन लिखनी चाहिए कि रिटेल आइटम्स के ऊपर नो डिस्काउंट, नो फर्दर टैक्स, बस ये आपको पेपर में याद रखना है। तो ये स्केड्यूल याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में वो आपको बताएगा, पेपर में गिवन होगा कि यार ये वाली गुड्स हैं, इनके ऊपर जो बेचा जा रहा है वो बता देगा कि ये रिटेल का पार्ट बन रही है या किसका पार्ट बन रही है। वो आपको हमेशा क्या करेगा, बताएगा, आपको गिवन होगा। वो कोई भी गुड बताएगा जो रिटेल का पार्ट बन रही है वो मेंशन करेगा। इसलिए ये लिस्ट जो है आपको याद करने की, इस लिस्ट को अंडरस्टैंड करने की, वो ना कि आप रटे मार रहे हो कि जी इसमें आइसक्रीम भी आती है, इसमें शू पॉलिश भी आती है, ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? उसके बाद हम बात करते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने ना हमें कुछ बता दी है कि अगर हम इन गुड्स की जो लिस्ट आ रही है, अगर हम इनको इंपोर्ट करते हैं तो 25% से सेस चार्ज होगा, और अगर हम इनको इंपोर्ट करके अगर बेच भी देंगे आगे तो इनके ऊपर भी क्या होगा, 25% टैक्स चार्ज होगा। तो ये हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स की। अब ये भी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है कि इंपोर्टेड गुड्स है जो ये कैटेगरीज में आ रही है, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा 25% के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप इनको बेचेंगे तब भी कितना सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, 25% के मुताबिक चार्ज कर रहे होंगे। मतलब देखिए, लोकल पेप्सी है, लोकल पेप्सी 18%, इंपोर्टेड पेप्सी 25%, लोकल सिगरेट 18%, इंपोर्टेड सिगरेट 25%, फायदा ब्यूटी क्रीम 18%, लॉरियल पेरिस की अगर आपने मंगवाई होगी क्रीम जो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, इतना होगा 25%। और कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जरा बताइएगा इंपॉर्टेंट, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। चेरी ब्लॉसम भाई कॉस्मेटिक्स में नहीं आता, क्या हो गया है? चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश है। मेबेलिन, सनस्क्रीन, सफोरा, रिवाज, गोल्डन पर पाकिस्तानी है। अबे गरीबों, पाकिस्तानी मुझे भी पता है, मैं पूछ रहा हूँ जो इम्पोर्टेड होते हैं। तिब्बत कोल्ड क्रीम लगाने वाली कौन से, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इम्पोर्टेड पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह, एक तो मेरा भी क्या लेवल है, तिब्बत लगाते हैं यार, कुछ मैं इनसे बताया, मुझे बताएं। डन हिल, लोकल वाला, फेयर एंड लवली,
लुई विटॉन, ओए 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 ओए, मतलब इस बंदे ने लुई विटॉन लिखा, स्पेलिंग भी गलत। ओ भाई कम से कम स्पेलिंग भी ठीक लिख ले। अब डियोर की स्पेलिंग भी गलत लिखी जा रही है, चेक करो यार। तुम बात करो रशीद की दुकान से, लड्डे से, ये बात करो तो मुझे समझ भी आए ना। डियोर का स्पेलिंग गलत, गुच्ची का स्पेलिंग में सिंगल सी डाला हुआ है, चेक करें, चेक करें। शुगर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होती। शनैल, शनैल की स्पेलिंग भी गलत है माशाल्लाह। पॉन्ड्स, मैक, हाँ ये कराने, ये सारा पता है इस कौम को। इस कौम से पूछू ना कि फिफ्थ स्केड्यूल में क्या कुछ आएगा, कुछ नहीं आता। इस कौम से पूछो भाई सिक्स स्केड्यूल में क्या आएगा, फोर्थ हो जाते हैं। इस कौम को कहा कि थर्ड स्केड्यूल याद कर लेंगे, भाई डेट, इनसे कि ये याद होने का आता ही नहीं है। लेकिन लिस्ट पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट तो तुम वो चीजें बता रहे थे मुझे खुद नहीं पता। क्या करें, प्रायोरिटीज मैटर करती है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन देखिए लोकल 18%, इंपोर्टेड 25%। तो देखें लोकल टिश्यू पेपर आएगा रोज रोज पेटल का 18% पे। आप जो पापिया आया होगा आजकल वो करेंगे वो 25% पे। जो लोकल क्रॉकरी 18 पे इंपोर्टेंट, तो ये इंपोर्टेंट की पूरी लिस्ट है। बस ये पता हो कि अगर हम इन्हें बेच रहे हैं तो 25% जो है वो टैक्स इस पे चार्ज हो रहा होगा। सिमिलरली ये वाली जो गुड्स है इनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया हुआ है, 25% टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो नहीं हमें पेपर बता रहेगा। कंस्ट्रक्शनरी आइटम, बेकरी आइटम वगैरह, व्हीकल जो ब्यूटी गुड आती हैं, कारपेट, शैंडियर, शैंडियर क्या होते हैं, शैंडियर्स क्या होते हैं, फानूस, ओम शांति ओम, वो झूमर जो गिरता है शांति प्रिया के ऊपर, वो वाला याद रखना आपने। चॉकलेट्स, कॉर्नफ्लेक्स, बड़ी तमाम चीजें हैं जो 25% के ऊपर चार्ज हो रही है। तो हमें ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या किया जाएगा, हमें ये पेपर में बता दिया जाएगा कि ये चीज जो है इसके ऊपर चार्ज हो रही है। देखें लोकल है, उसने कहा थर्ड स्केल आइटम्स है, कुछ नहीं बताया, लोकल एज्यूम करेंगे 18% जीएसटी है। उसने अगर बताया है हमें तो वो क्या होगी, हमारी 25% के ऊपर डील हो रही होगी। और ये लोकल गाड़ियों की बात है, अगर लोकल एसयूवी सीयूवी है 25%, कोई भी गाड़ी जो 1400 सीसी से अबव है 25%, अगर कोई भी डबल कैबिन डाला है वीगो, जिसको वीगो, तो वो भी किस पे होगा, 25% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। तो ये सारी हमारी क्या थी, ये हमारी थर्ड स्केड्यूल की डिटेल्स की आइटम थी। इसमें 25% वाली एडिशन थी जो हमारे सिलेबस का पार्ट थी। ठीक है, इतना रखते हैं, कल यहाँ चलेंगे। कल हमारे पास इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स उसकी एडजस्टमेंट करके कल ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को इसको खत्म वाइंड अप करके इस वीक में विद पास्ट पेपर ईच एंड एवरीथिंग क्या हो जाएगा, हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।